राणा सांगा को लेकर भी देश में एक बहस चल रही है और समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने बयान दिया, उसके बाद देश में राजनीतिक घमासान चल रहा है। तो हम प्रोफेसर बहुगुणा से इस पे फैक्ट जानेंगे और जानेंगे इतिहास क्या कहता है। तो बहुगुणा साहब, ये जो राणा सांगा हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए इन्होंने बाबर को इन्वाइट किया भारत में और उसके बाद जंग हुई। तो इसमें क्या फैक्ट है, ये बताइए। देखिए, आप जानते हैं कि 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई, जिसमें बाबर ने आखिरी लोदी शासक, दिल्ली के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया और उत्तरी भारत में मुगल शासन की नींव रखी। उस समय भारत में कई और शक्तिशाली राजा थे। एक तो इब्राहिम लोदी तो थे ही, खैर उसके अलावा राजस्थान में और वर्चुअली आगरा तक जो शासन था वो एक बहुत शक्तिशाली राजपूत राजा का शासन था, जिनका नाम था राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा, जो कि मेवाड़ के सिसोदिया शासक थे। राणा प्रताप के ग्रैंडफादर कह सकते हैं आपको, महाराणा प्रताप के दादा, ग्रैंडफादर, जो कि अपने जमाने के बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। और उन्होंने उस समय मालवा के जो खलजी शासक हैं, महमूद खलजी द्वितीय, उनको भी हरा दिया था। गुजरात के सुल्तान पर भी वो भारी पड़े थे, मुजफ्फर शाह पर। और ऐसा लग रहा था कि अब वो दिल्ली में लोदी सल्तनत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे। कई राजपूतों का भी उन्हें समर्थन प्राप्त था, जिसमें राजस्थान के राजपूत शासक ही नहीं बल्कि मालवा के जो चंदेरी के शासक थे, मेदिनी राय, उनका भी उन्हें समर्थन था। अब देखिए कि उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था इस टाइम राणा सांगा का इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को भी, अगर आप बाबर को फिलहाल अलग रखिए क्योंकि बाबर अभी हिंदुस्तान आया नहीं था, तो मुख्य चैलेंज उत्तरी भारत में अब इब्राहिम लोदी के लिए राणा सांगा ही थे। और ये क्लियर था कि आगे का जो उत्तरी भारत के प्रभुत्व के लिए जो युद्ध होगा, जो लड़ाई होगी, जो संघर्ष होगा, वो इन दोनों के बीच में होगा। तो अब ऐसी हालत में बाबर का आक्रमण होता है और बाबर काबुल से देख रहा है सब कुछ। बाबर कई साल तक काबुल में रहा क्योंकि वहां से वो वापस अपने यहाँ फरगना, सेंट्रल एशिया, समरकंद वगैरह जाने की स्थिति में नहीं थे। तो अब वो भारत की तरफ विस्तार के लिए देख रहे थे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में, जिसे हम तुजुक-ए बाबरी बोलते हैं, जो उसने तुर्की भाषा में लिखी, बाबर ने भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया है, भारत की और चीजों का भी वर्णन किया है, लेकिन राजनीतिक स्थिति का भी वर्णन किया है। और राणा सांगा का भी उल्लेख किया है। इब्राहिम लोदी के बारे में तो किया ही है। भारत के जो और मजबूत शासक थे, जैसे कृष्णदेव राय, विजयनगर सम्राट, उनके बारे में भी लिखा है। बंगाल के सुल्तान के बारे में भी लिखा है। तो जितने भी शक्तिशाली राज्य थे उनके बारे में लिखा है। तो राणा सांगा के बारे में बाबर ने जो लिखा है अपनी आत्मकथा, उसमें राणा सांगा के बारे में उन्होंने क्या लिखा है? जी, तो बाबर ये लिखते हैं, बाबर ने एक जगह लिखा है कि भाई राणा सांगा ने उनके पास दूत भेजा, राणा सांगा ने उनके पास राजदूत भेजा और उस राजदूत ने ये कहा कि जब आप इब्राहिम लोदी पर हमला करेंगे तो हम भी राजस्थान की तरफ से हम भी हमला करेंगे, तो हम आपका साथ देंगे कि आप आइए, आप हमला कीजिए और हम भी राजस्थान की तरफ से हमला करेंगे। ये बाबर कहते हैं तुजुक-ए बाबरी में। और जब बाबर ने हमला किया तो राणा सांगा ने कोई आक्रमण नहीं किया आगरा की तरफ से, जिससे बाबर नाराज हो गए और वो मतलब उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। कहते हैं कि उसने वादा खिलाफी करी और आक्रमण नहीं किया अपनी तरफ से। अब ये तो बाबर का कहना है, लेकिन राणा सांगा की तरफ से कोई ऐसा सबूत हमें नहीं मिलता है कि उन्होंने बाबर को इनवाइट किया या कोई दूत वहां भेजा। अगर आप राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान में आप देखिए डॉक्यूमेंट, इस तरह के पत्र, अगर उन्होंने कोई दूत भेजा, पत्र व्यवहार किया, तो वो पत्र तो होने चाहिए थे, राजस्थान में मिलने चाहिए थे। क्योंकि राजस्थान में आप देखिए जैसे वीर विनोद है, वीर विनोद में
पत्रों को सुरक्षित रख करके उन पत्रों को बाद में वीर विनोद में 19वीं शताब्दी में श्यामल दास ने छापा है कई पुराने डॉक्यूमेंट्स, पुराने पत्र। तो दूसरी बात है कि बाबर खुद ही कह रहे हैं कि इन्होंने हमला नहीं किया। इसका मतलब जो है जो बाबर का जो ये दावा है उसमें शक की गुंजाइश है। तो मैं देखिए, जब आपको ये कहता है कि फला फला देशभक्त है, मध्यकाल का शासक देशभक्त है, मध्यकाल का फला आदमी गद्दार है, ये आजकल की राजनीति है, ये इतिहास नहीं है, फेक हिस्ट्री है। ये इसको मैं ये नहीं समझता कि पहली बात तो मैं साफ कह दूं कि इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रण दिया। एक्चुअली पंजाब में उस टाइम जो अफगान गवर्नर था दौलत खान लोधी, उसने जरूर बाबर को निमंत्रण दिया, लेकिन उसने भी बाद में जब बाबर की सेना आई गई तो उसने भी बाबर का सामना किया और उसने वो निमंत्रण जो था उसको नहीं माना और बाद में उसने बाबर के साथ लड़ाई करी और बाबर ने फिर उसको हराया। तो बाद में इब्राहिम लोधी को भी हराया। तो अगर कुछ कहना है तो दौलत खान लोधी के लिए कहिए, राणा सांगा के लिए मुझे नहीं लगता कि राणा सांगा को आप मतलब मैं न किसी को यहाँ देशभक्त मानूंगा न गद्दार मानूंगा, क्योंकि ये उन लोगों के लड़ाई झगड़े थे और शासक एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अब आप कभी कहते हैं कि जयचंद जो गद्दार था, अब जयचंद का पृथ्वीराज चौहान से युद्ध चल रहा था, बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। जयचंद कन्नौज का स्वामित्व स्थापित करना चाहते थे, पृथ्वीराज चौहान का उनसे युद्ध था, वो पूर्व की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे। तो उस युद्ध में जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है तो जयचंद पृथ्वीराज चौहान का साथ क्यों देंगे? तो ये गद्दार और देशभक्त ये सब आधुनिक कंसेप्ट हैं। हमें मध्यकाल को समझने के लिए मध्यकाल के ही मूल्यों को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था, उनकी मानसिकता क्या थी। आजकल की जो विचारधाराएं हैं उनको मध्यकाल पर मत थोपिए, मध्यकाल के कैरेक्टर्स पे मत थोपिए, उनके अच्छा जी। तो अच्छा में चल करके 18वीं शताब्दी मीर जाफर भी हूँ। अब मीर जाफर बंगाल का सुल्तान बनना चाहते थे। सिराजुद्दौला को कई सरदार पसंद नहीं करते थे, तो उसमें कोई गद्दार नहीं है। देखिए, तो वो उस टाइम हम एक राष्ट्र की बात कर ही नहीं रहे थे, वो तो अब है। हम अब 1857 के बाद बात कर सकते हैं इस तरह की। अच्छा बहुगुणा साहब, मेरा फाइनल सवाल ये है कि 15 जी सन 1527 में जब राणा सांगा और बाबर के बीच में जब जंग हुई जी, जब बाबर वापस लौट के नहीं गया, राणा सांगा को लगता था कि वो वापस चला जाएगा, तो जब उनके बीच जंग हुई तो उस वक्त के जो हालात थे, अगर आप उस पर रोशनी डालें। नहीं, हालात देखिए, मैंने आपको बताया कि किन परिस्थितियों में हुई, उस जंग में क्या हुआ? बाबर का जब दिल्ली और आगरा पर कब्जा हो गया पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1526 में, तो तब राणा संग्राम सिंह को लग गया कि अब बाबर वापस जाने वाले नहीं है तैमूर की तरह, और वो यहाँ अपना साम्राज्य कायम करने आए हैं। तो तब उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। हो सकता है वो सोच रहे हो कि बाबर वापस चले जाएंगे अपने पूर्वज तैमूर की तरह, लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। और अब बाबर तो दोनों की लड़ाई हुई खानवा के युद्ध में, और उसमें राणा सांगा हार गए। अब वो हारे इसलिए, हालांकि राणा सांगा की फौज ज्यादा बड़ी थी। और देखिए, इसको भी आप हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं देख सकते हैं, क्योंकि राणा सांगा का पूरा समर्थन अफगानों ने किया। इब्राहिम लोधी का छोटा भाई महमूद लोधी पूरी तरह से राणा सांगा के साथ था। मेवात का सबसे बड़ा सरदार हसन खां मेवाती, वो भी राणा सांगा के साथ था। तो इसमें जो हिंदुस्तान के नॉर्थ इंडिया के जो बड़े मुस्लिम शासक थे वो सब राणा सांगा के साथ थे, और एक बहुत बड़ी फौज थी राणा सांगा की। लेकिन तब भी बाबर जीत गए, क्योंकि बाबर के पास आर्टिलरी थी, तोपखाने का इस्तेमाल था, और सेंट्रल एशिया की जो बैटल टेक्निक्स हैं, जिसको तुलगोमा बोलते थे, जो फ्लैंकिंग टैक्टिक्स जिनको बोलते हैं, उसकी बदौलत उन्होंने राणा सांगा की फौज को बुरी तरह से हरा दिया। और राणा सांगा खुद जो है घायल होकर के लौटे। जब घायल होकर के लौटे तो कहा जाता है कि कुछ दिन बाद उन्होंने फिर प्लान बनाया कि मैं हार नहीं मानूंगा और फिर से
बाबर का सामना करूंगा, लेकिन कहा जाता है कि उन्हीं के सरदारों ने उन्हें विष दे करके मार दिया। कुछ कहते हैं कि वो घायल हो गए थे और जो उनको चोट पहुंची उससे उनकी मृत्यु हुई। तो सच क्या है हम नहीं जानते हैं। बाद में उसी परिवार में आप जानते हैं महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने अकबर के साथ संघर्ष किया। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि राणा सांगा एक बहुत बहादुर राजपूत राजा थे। तो लेकिन मैं यहाँ किसी को भी, देखिए हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं कि कोई गद्दार है या कोई बहुत बड़ा राष्ट्रवादी है, देशभक्त है। वो ये कंसर्न थे ही नहीं उस टाइम पर, ये सोचने का तरीका था ही नहीं। हम आधुनिक सोच को वर्तमान राजनीतिक विचार, अब जैसे आप देखिए, क्या मैं कबीर तो पूरे समाज की एकता चाहते थे, वो समाज में जाति प्रथा के खिलाफ थे। तो क्या मैं कबीर को मार्क्सवादी बोल दूं या समाजवादी बोल दूं? तो या मैं अकबर जो है वो कंपोजिट कल्चर को चाहते थे, उन्होंने भारत में सभी धर्मों का समन्वय करने का प्रयास किया। तो क्या मैं उन्हें सेक्युलर बोल दूं? तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो ये सोच के तरीके आधुनिक हैं। तो आधुनिक सोच के तरीकों को हम अपने पास रखें और ये कोशिश करें कुछ टाइम के लिए कि हम भूल जाएं वो कहाँ रह रहे हैं, मध्यकाल में प्रवेश करें एक टाइम ट्रेवलर की तरह, और देखें कि मध्यकाल के लोग किस तरह से सोचते थे, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे, किस तरह से एक दूसरे के साथ युद्ध करते थे और उनके क्या अपने सरोकार होते थे। तब हम अच्छी तरह समझेंगे। उनको औजार बना करके आजकल अपने राजनीतिक फायदे के लिए ना यूज कर, ये बहुत जरूरी। जी बिल्कुल। तो थैंक यू मिस्टर बहुगुणा कि आपने एनडीटीवी से बात करने के लिए टाइम निकाला और एक फैक्ट पे बात की, और राजनेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उनको दरकिनार करते हुए जो ऐतिहासिक तथ्य है, जो सच है, वो आपने जनता के सामने रखा। धन्यवाद।